नमस्कार। आज हम एक ऐसी रात की कहानी में उतरेंगे जो किसी भी जासूस के करियर को बना सकती है या तोड़ भी सकती है। बिल्कुल। सोचिए, एक ही शिफ्ट और 3 बिल्कुल अलग-अलग मामले। हाँ, एक मामूली चोरी से लेकर एक मास शूटिंग तक। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की एक जासूस बैलार्ड की उस रात की कहानी को बहुत बारीकी से बताते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक जासूस पर मतलब सूचना, खतरे और डिपार्टमेंट की अंदरूनी पॉलिटिक्स का ऐसा चौतरफा हमला होता है तो वो इंसान कैसे काम करता है। सही बात है। वो टूटता है या फिर और मजबूत होकर निकलता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आप समझिए अपराध सुलझाने की कहानी नहीं है। नहीं? ये इस बात की भी कहानी है कि एक जासूस सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से कैसे लड़ता है जब नियम कानून ही रास्ते का रोड़ा बन जाए। और अपने ही लोग आपको पीछे धकेल रहे हो। हाँ, तब असल जासूसी का काम शुरू होता है। ये रात बैलार्ड के लिए सिर्फ केस सुलझाने की नहीं बल्कि अपनी जगह बनाए रखने की एक लड़ाई है। तो चलिए रात की शुरुआत से शुरू करते हैं, जो सुनने में बहुत ही मामूली लगती है। बिल्कुल। जासूस बैलार्ड और उसका साथी जेनकिंस एक 77 साल की महिला लेस्ली एन लॉन्टाना के घर पर हैं। उनका बटुआ चोरी हो गया है और चोर ने क्रेडिट कार्ड से अमेज़न पर कुछ खरीदने की कोशिश की है। मतलब पहली नजर में तो ये एक रूटीन केस लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहीं पर एक जासूस का दिमाग वो काम करना शुरू कर देता है। बैलार्ड तुरंत एक पैटर्न देखती है। क्या पैटर्न? वो अनुमान लगाती है कि चोर कोई नौसिखिया नहीं है। उसने शायद कई दिनों तक श्रीमती लॉन्टाना पर नजर रखी होगी। ये सिर्फ आदत की बात नहीं है, ये एक क्लासिक केस है जिसमें शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। अच्छा। अपराधी अपने शिकार के पैटर्न को स्टडी करते हैं। मतलब जिस रूटीन से हमें सुरक्षा का एहसास होता है वही उनके लिए खुला निमंत्रण बन जाता है। चोर को पता था कि वो कब अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती हैं। और ये भी कि वो अकेली रहती हैं। एग्जैक्टली। और इसी चोर को पकड़ने की पहली कोशिश में ही बैलार्ड एक दीवार से टकरा जाती है। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाली बात है ना। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करती है ताकि चोर का शिपिंग पता मिल सके, लेकिन कॉल लगती है मुंबई के कॉल सेंटर में। और वहां का स्पेशलिस्ट साफ मना कर देता है। कहता है, सॉरी, बिना कोर्ट के आदेश के हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। और ये पल एक जासूस की रोज की जो हताशा होती है उसे दिखाता है। बिल्कुल। बैलेट के लिए ये एक असली अपराधी है जो उसके शहर में किसी के घर में घुसा है। लेकिन मुंबई में बैठे उस कर्मचारी के लिए बैलेट सिर्फ एक आवाज है और सामने नियमों की एक लिस्ट है। सही बात है। एक गलती पर उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल सिस्टम कभी-कभी लोकल न्याय की राह में रोड़ा बन जाते हैं। तो लड़ाई सिर्फ चोर से नहीं है। नहीं, लड़ाई एक ऐसे सिस्टम से भी है जिसका कोई चेहरा नहीं है। और बैलार्ड को पता है कि इस केस का क्या होने वाला है। सुबह होते ही ये मामला बर्गलरी टेबल पर चला जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? बर्गलरी केबल एक तरह से आप कह सकते हैं फाइलों का कब्रिस्तान है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि ये अब एक एक्टिव केस नहीं है बल्कि एक फाइल है जिसे दिन की शिफ्ट वाले जासूसों को सौंपा जाएगा और उन पर पहले से ही दर्जनों मामलों का दोष होता है। तो ऐसे मामूली केस अक्सर सबसे नीचे दब जाते हैं। हाँ, सबसे नीचे दब जाते हैं। बैलार्ड जानती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो श्रीमती लॉन्टाना को कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो एक तरफ बैलार्ड एक ऐसे सिस्टम से जूझ रही है जो एक मामूली चोर को पकड़ने में भी मदद नहीं कर रहा, और ठीक उसी पल एक ऐसी कॉल आती है जो उस रात की हर प्राथमिकता को पलटकर रख देती है। हाँ, उन्हें हॉलीवुड प्रेस्बिटेरियन मेडिकल सेंटर बुलाया जाता है। एक महिला को एक पार्किंग लॉट में अधमरा पाया गया है। यहां से रात का असली चेहरा सामने आना शुरू होता है। और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें रहस्य का पहला टुकड़ा मिलता है। पीड़िता मुश्किल से होश में है और वो सिर्फ एक अजीब सी बात कहती है, उल्टा घर। द अपसाइड डाउन हाउस। हाँ, बस इतना ही। अब ये क्या है? किसी जगह का नाम, किसी चीज का जिक्र। जांच यहीं से शुरू होनी है। और ये सुराग जितना जरूरी है उतना ही उलझा हुआ भी है। फिर जब बैलार्ड पीड़िता को देखती है तो हमले की वहशियत साफ हो जाती है। उसे सिर्फ मारा पीटा नहीं गया है, नहीं, उसे टॉर्चर किया गया है। शरीर पर पीतल के पोर मतलब ब्रास नकल्स के साफ निशान हैं। और होठों पर काटने का एक गहरा जख्म भी है। और फिर एक ऐसी जानकारी सामने आती है जो केस की दिशा ही बदल सकती है कि पीड़िता, जिसका नाम रमोना बताया गया है, जन्म से एक पुरुष है। इस पर उसके साथी जेनकिंस का रिएक्शन काफी सीधा होता है। वो कहता है, ये एक नफरती अपराध है, किसी ने देखा कि वो एक ट्रांसजेंडर महिला है और गुस्से में हमला कर दिया। केस क्लोज्ड उसके हिसाब से। हाँ,
लेकिन बेलार्ड को ये इतना आसान नहीं लगता। और यहीं पर एक अनुभवी जासूस और सिर्फ अपनी शिफ्ट पूरी करने वाले ऑफिसर में फर्क पता चलता है। जेनकिंस आंकड़ों के हिसाब से सोच रहा है। सही है। ज्यादातर ऐसे मामले नफरती अपराधी होते हैं, लेकिन बेलार्ड चोटों के पैटर्न को पढ़ रही है, वो अपराध की भाषा को पढ़ रही है। वो इसे बड़ा शैतान कहती है। हाँ, बिग ईविल। वो कहती है कि जिस तरह से ब्रास नकल्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह पीड़िता को शायद बांधा गया था, वो किसी अचानक भड़के गुस्से की तरफ नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या जेनकिंस का नजरिया पूरी तरह गलत है? मतलब पुलिस के नजरिए से तो पैटर्न और आंकड़ों के हिसाब से चलना ज्यादा असरदार होता होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि ये सिर्फ गट फीलिंग नहीं है, ये अनुभव से पैदा हुआ अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है। बेलार्ड ने अनगिनत क्राइम सीन देखे हैं। वो जानती है कि गुस्सा कैसा दिखता है और सोची समझी क्रूरता कैसी दिखती है। जेनकिंस केस को जल्दी से एक कैटेगरी में डालकर खत्म करना चाहता है। हाँ, खत्म करना चाहता है। बेलार्ड उस पीड़िता के लिए न्याय चाहती है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यहीं से उन दोनों के बीच तनाव शुरू हो जाता है। तो बेलार्ड अब दो धागों को पकड़कर चल रही है। एक मामूली चोरी का केस जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, और एक बेहद गंभीर हमला जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। और ठीक इसी वक्त रात का तीसरा और सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। कंट्रोल रूम से संदेश आता है जो हर पुलिस वाले के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। द डांसर्स क्लब में गोलीबारी, फ्लोर पर 4। फ्लोर पर 4? इसका पुलिस की भाषा में मतलब है कि 4 लोग मारे जा चुके हैं। हाँ, ये एक मास शूटिंग है। एक ही पल में शहर के सारे पुलिस संसाधन उस एक जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बेलार्ड की रात अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। एक 5वां पीड़ित भी है, एक वेट्रेस जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। हाँ, सिंडी। और बेलार्ड को आदेश मिलता है कि वो उसी 5वीं पीड़िता सिंडी के पास अस्पताल में रहे। वो उसके आखिरी पलों की गवाह बनती है। और यहाँ एक छोटी सी डिटेल है, वो चाबी वाली बात। हाँ, बेलार्ड को सिंडी के गले में एक धागे से बंधी एक चाबी मिलती है। वो उसे सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। ये एक मामूली सी चीज है, लेकिन बेलार्ड की नजर में हर छोटी चीज कहानी का हिस्सा हो सकती है। और जब बेलार्ड क्राइम सीन यानी क्लब पहुंचती है तो उसे शूटर की प्रोफाइल की एक झलक मिलती है। अच्छा। एक बूथ में 3 लोगों को बहुत करीब से गोली मारी गई है, लेकिन भागते वक्त उस शूटर ने एक बाउंसर और वेटरेस सिंडी को भी गोली मार दी, और सिंडी के सीने में लगी गोली एकदम बीच में थी। मतलब निशाना बहुत पक्का था। बहुत पक्का। ये दिखाता है कि शूटर घबराहट में अंधाधुंध गोलियां नहीं चला रहा था, वो तनाव में भी बेहद सटीक निशाना लगा सकता था। ये कोई नौसिखिया नहीं, एक प्रोफेशनल किलर हो सकता है। और इसी हाई प्रोफाइल केस के बीच में डिपार्टमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो भी अपना खेल शुरू कर देती है। बिल्कुल। जांच का इंचार्ज है लेफ्टिनेंट ओलिवास। वही ऑफिसर जिसके साथ बेलार्ड का मतलब एक बड़ा अतीत है। हाँ, ओलिवास ने ही एक पुराने विवाद के चलते बेलार्ड को इस बदनाम लेट शो मतलब नाइट शिफ्ट में सजा के तौर पर डाला था। तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। हाँ, वो बेलार्ड को मुख्य जांच से पूरी तरह अलग कर देता है। वो उसे कोलैटरल डैमेज वाले काम देता है, मतलब साइड के मामले। हाँ, जैसे सिंडी के परिवार को उसकी मौत की खबर देना। ये उसे मतलब अपमानित करने का एक तरीका है, उसे याद दिलाना कि तुम इस बड़ी लीग का हिस्सा नहीं हो। ये बात बेलार्ड को और ज्यादा अकेला कर देती है। एक तरफ 3 केस और दूसरी तरफ एक बॉस जो उसे नाकाम होते देखना चाहता है। फिर भी वो अपना काम करती है। वो सिंडी के माता पिता को फोन करती है और उस दर्दनाक बातचीत के बीच उसे एक सुराग मिलता है। उसके पिता से है ना? हाँ, सिंडी का पिता गुस्से में कहता है कि ये सब उसकी बेटी के ड्रग्स बेचने वाले कमीने बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। और यहीं पर बेलार्ड की चतुराई दिखती है। उसे सिंडी के लॉकर की तलाशी लेनी है, लेकिन उसके पास वारंट नहीं है। और सुबह तक का इंतजार करने का मतलब है कि शायद बॉयफ्रेंड सब कुछ गायब कर दे। तो वो एक ऐसा कदम उठाती है जो नैतिक रूप से सवालों के घेरे में है। वो मुर्दागर वापस जाती है और सिंडी के मृत शरीर के अंगूठे का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक करती है। हाँ, चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। ये कितना अजीब और मतलब नैतिक रूप से कितना मुश्किल पल होगा। बहुत मुश्किल। एक तरफ कानून की प्रक्रिया है और दूसरी तरफ न्याय की जल्दी। ये दिखाता है कि जासूसी का काम सिर्फ दिमाग का नहीं, कई बार कलेजे का भी होता है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ नियम पुस्तिका खत्म हो जाती है और एक जासूस का अपना विवेक शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर वो पकड़ी जाती तो उसका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन अगर वो इंतजार करती तो एक हत्यारा आजाद घूमता रहता।
ये एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि बैलार्ड सिर्फ नौकरी नहीं कर रही है, वो इस केस को जी रही है। और उसका ये जुआ काम कर जाता है। फोन से मिली जानकारी के आधार पर वो सिंडी का लॉकर खोलती है और वहां उसे सिंडी की दूसरी जिंदगी का सच मिलता है। वो सिर्फ एक वेट्रेस नहीं थी, वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसके लॉकर में उसके हेडशॉट्स हैं और साथ ही सिगरेट के डब्बे में छिपाई हुई मौली ड्रग्स की गोलियां भी हैं। तो अब ये कहानी एक मासूम पीड़िता की नहीं रही, ये ड्रग्स, पैसे और शायद किसी गैंग से भी जुड़ी हो सकती है। लेकिन ये सब करते हुए भी बैलार्ड के दिमाग से रमोना का केस नहीं निकलता। नहीं। उसका साथी जेनकिंस अब पूरी तरह से थक चुका है। वो कहता है कि हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमें इस केस को सुबह की सेक्स क्राइम्स यूनिट को सौंप देना चाहिए। लेकिन बैलार्ड जानती है कि इसका क्या मतलब होगा। इसका क्या मतलब होता है किसी केस को दूसरी यूनिट को किक कर देना? इसका मतलब है कि वो केस अब बैलार्ड की जिम्मेदारी नहीं रहेगा। वो एक 9 से 5 की नौकरी करने वाले जासूसों के पास चला जाएगा, जिनके पास पहले से ही सैकड़ों फाइलें हैं। और रमोना का केस उनकी प्राथमिकता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रमोना, जो एक ट्रांसजेंडर महिला है, समाज के हाशिए पर है, उसका केस बस एक फाइल बनकर धूल खाता रहेगा। तो बैलार्ड का उस केस को अपने पास रखने के लिए लड़ना असल में रमोना की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने की लड़ाई है। वो उस पीड़िता के लिए लड़ रही है जिसके लिए शायद कोई और नहीं लड़ेगा। तो रात के आखिरी पहर में बैलार्ड पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है और उसके चारों तरफ कागजों का ढेर लगा है। एक ही रात में उसने एक चोर के पहचान के लिए सुराग जुटाए, एक सामूहिक हत्या के मामले में एक अहम लीड हासिल की और डिपार्टमेंट की राजनीति का सामना भी किया। वो पूरी तरह से थक चुकी है। हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से। लेकिन उसने उस रात की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लिया, और वो जीत किसी अपराधी को पकड़ना नहीं है। तो क्या है वो जीत? सबसे बड़ी जीत ये है कि उसने उस केस को अपने पास रखने में कामयाबी हासिल की, जिसे कोई और नहीं चाहता था। रमोना का मामला। वो मामला जिसे उसका साथी और उसका बॉस दोनों ही भुलाना चाहते थे। बिल्कुल। उस पीड़िता का मामला, जिसके पास कहने के लिए सिर्फ एक रहस्यमय वाक्यांश था, उल्टा घर। रात ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक मकसद दे दिया है। ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पुलिस विभाग बड़े हाई प्रोफाइल अपराधों से घिरा होता है, तो उन पीड़ितों का क्या होता है जो समाज के हाशिए पर हैं, जिनकी कहानियां अखबार की सुर्खियां नहीं बनती? असली लड़ाई इन्हीं छोटी अनकही कहानियों में, इन्हीं भूली बिसरी फाइलों में ही लड़ी जाती है।